हेलो दोस्तों, आर्ट स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की इस हम वीडियो में लाए हैं गगनेंद्र नाथ टैगोर जी के बारे में। ठीक, तो आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो देखिए, गगनेंद्र नाथ जी जो है आधुनिक कलाकार के बहुत फेमस कलाकार माने जाते हैं और इन्होंने जो अलग अलग कलाओं की खोज की और अलग अलग चित्रांकन पद्धति अपनाई, जो इस वीडियो में हम अच्छे से आज पढ़ेंगे। ठीक है, कौन कौन सी कला तकनीक अपनाए, किस तरह से अपनाए, क्या क्या किए, एक वन लाइन बाय हम लोग इसके बारे में देखेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और एक एक लाइन कहानी की तरह, अगर एक भी लाइन छोड़ेंगे तो कहानी समझ में नहीं आएगी। एक एक लाइन समझिए तो कहानी की तरह आपको पूरी स्टोरी याद हो जाएगी। कभी भी प्रश्न पूछेगा तो फटाफट आप 100% उसका आंसर देने में सक्षम हो पाएंगे। ठीक, चलिए तो हम शुरू करते हैं कि गगनेंद्र नाथ जी का जन्म जो होता है 1867 ईस्वी में और इनका जो है मृत्यु होता है 1938 ईस्वी में। ये तो आपको हो गया इनका जन्म मृत्यु। अब इनके बारे में एकदम अच्छे से कहानी के तौर पे आप समझिए कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें इन्होंने अपने जीवन काल में किया था। तो कह रहा है कि बंगाल स्कूल 1905 से 1920 ईस्वी के मध्य अपने स्वर्णिम युग में रहा। लगभग 1920 ईस्वी के आसपास एक नया मोड़ आया जब विभिन्न दोषों, हिचकिटाहट पूर्ण व अनिश्चित रेखा, कोहरे जैसे संघनित आकृतियाँ, हल्के धुंधले अवसाद भरे रंग, रुग्णता ग्रस्त सी रमणीयता, रक्तलापता की शिकार जैसी भावुक तथा तकनीकी अक्षमता के कारण यह स्कूल धीरे धीरे निष्क्रिय होने लगा। मतलब इसकी क्या पतन होना शुरू होने लगा। बंगाल शैली की इस उभरी हुई जड़ स्थिति को तोड़ नवीनता लाने का प्रयास करने वाले में गगनेंद्र नाथ, रविन्द्रनाथ, यामिनी राय का योगदान बहुत ही उल्लेखनीय रहा। जब ये लोग आए तो इस कला को क्या किया और अधिक विकास किए। इनमें भी दिशा में सबसे पहले प्रयास गगनेंद्र नाथ टैगोर का था और रविन्द्रनाथ के भतीजे व अवनींद्र नाथ के सबसे बड़े भाई गगनेंद्र नाथ टैगोर ऐसे कलाकार थे जिन्होंने आधुनिक यूरोपीय कला को आत्मसात करने का गंभीर प्रयास किया और अपनी निजी शैली को भी क्या बरकरार रखा। मतलब यूरोपीय शैली को इसमें क्या किया, समाहित किया और अपनी भी शैली को इसी के साथ लेते चल रहे हैं। आगे देखते हैं। जहाँ तक एक तरफ अवनींद्र नाथ के पास नंदलाल बोस, असित कुमार हालदार, समेंद्र नाथ गुप्त, वेंकटप्पा, शैलेंद्र नाथ डे, छितेंद्र नाथ मजूमदार और देवी प्रसाद राय चौधरी जैसे अत्यंत प्रभावशाली शिष्यों का जमवाड़ा था और समय आने पर इन कलाकारों ने देश के कोने कोने में अपने गुरु के आदर्शों के प्रचार के दूत का काम किए थे। जो अवनींद्र नाथ बाबू थे, इनके जो शिष्य थे, नंद बाबू, असित बाबू, शैलेंद्र बाबू, ये सब लोग हैं देश के जो है कोने कोने में अपनी कलाओं को क्या प्रसार करने में लगे रहे। वहीं दूसरी तरफ सर्व प्रतिभा संपन्न गगनेंद्र नाथ ने इस पुनरुत्थानवादी आंदोलन से अप्रभावित रहकर अपनी एक निजी शैली की स्थापना की और उसके विकास में अपना ध्यान दिया। गगनेंद्र नाथ कला के क्षेत्र में अपने छोटे भाई अवनींद्र नाथ के प्रतिष्ठित हो जाने के बाद अपनी उम्र के लगभग 39वें वर्ष के स्तर पर भी अभी उतरे और भी फुर्सत के समय को बिताने के लिए उन्होंने कला को भी विविध शिक्षा प्राप्त नहीं की। हालांकि अपने विद्यार्थी जीवन में थोड़े समय के लिए जलरंग माध्यम प्रसिद्ध चित्रकार हरि नारायण बोस से ड्राइंग की शिक्षा अवश्य ली थी इन्होंने। गगनेंद्र नाथ टैगोर ने 1907 ईस्वी में कोलकाता में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट का गठन किया और बिखरी हुई बांग्ला कला की विभिन्न प्रवृत्तियों को एक मंच पर लाने का उपक्रम किया। प्रारंभ में 30 अंग्रेज और 5 भारतीय सदस्य थे। पहले क्या होते, जब अंग्रेज़ का ज़माना था, भारतीय गुलाम था, तो उस समय कोई भी काम होता था तो उसमें क्या है, अंग्रेज़ों की संख्या अधिक रहती थी और भारतीयों की संख्या कम रहती थी। ठीक, चलिए, क्योंकि कोई भी प्रस्ताव हो पारित करने में उनको कोई समस्या ना हो। सन 1908 ईस्वी से इस संस्था की ओर से एक चित्र प्रदर्शनी भी आयोजित की गई। गगनेंद्र नाथ ने जिस प्रकार से भारतीय कला प्रदेश में घनवाद का प्रवर्ण किया
और बंगाल शैली से इतर एक नई दिशा में प्रयोग किया, तो इससे उन्हें कुछ कला विद्वान भारत का सबसे अधिक साहसी और आधुनिक चित्रकार मानते रहे। आगे देखिए, तो एक एक लाइन अब अच्छे से पढ़ते हुए चलिए। गगनेंद्र नाथ का जन्म 17 सितंबर 1867 ईस्वी को पश्चिम बंगाल के कोलकाता के जोड़ासांको में हुआ था। समृद्ध और सांस्कृतिक रूप से संपन्न परिवार जन्मे गगनेंद्र नाथ की परिवेश अच्छे ढंग से हुई और उनकी प्रारंभिक शिक्षा सेंट जेवियर स्कूल में हुई थी। और विचित्र बात यह है कि गगनेंद्र नाथ का मन पढ़ाई में नहीं लगता था और कक्षा में बैठकर रेखांकन किया करते थे और किताबों को पढ़ने तथा अध्यापकों के व्याख्यान सुनने से बचने की कोशिश करते। उम्र की अभी सिर्फ 14 तक पहुंची थी कि 1881 ईस्वी में इनके पिता गुणेंद्र नाथ का आकस्मिक निधन हो गया और ये अपने शेष दोनों भाइयों समनेंद्र नाथ और अवनेंद्र नाथ, जिनके दोनों भाई थे, से बड़े होने के कारण उन पर घर का दायित्व का भार आ गया। सॉरी, तो ये बड़े थे जो है कौन आपके जो है, देखिए समरेंद्र नाथ अवनेंद्र नाथ से बड़े होने के कारण जो गगनेंद्र नाथ जी थे, ये दोनों लोगों से क्या थे, बड़े थे, जिसकी वजह से सारा भार इनके ऊपर पड़ गया। उनकी विधवा माँ ने अपने बेटे पर किसी भी तरह से मुश्किल की छाया न पड़ने दिया और सबसे अच्छी राह दिखाने का भी उन्होंने प्रयत्न किया। गगनेंद्र नाथ के दोनों भाइयों से भिन्न नफासत पसंद मिजाज के थे। दोनों लोग क्या थे, पसंद मिजाज के थे। आगे देखते हैं। जब गगनेंद्र नाथ की उम्र थोड़ी और बढ़ गई तो उनकी पैतृक संपत्ति का बंटवारा हो गया। उनकी उम्र थोड़ी और बढ़ी, उनकी पैतृक संपत्ति का बंटवारा हो गया। सन 1896 ईस्वी में उन्होंने पूरी तरह से घरेलू दायित्व को अपने कंधों पर उठा लिया और इस समय तक अवनींद्र नाथ की प्रतिभा ने विश्व कला जगत को चमत्कृत कर दिया और ईवी हेवेल के सुझाव पर बंगाल को जन्म देकर अपने पोषण में लग गए थे। गगनेंद्र नाथ के साथ परिस्थितियां थोड़ी उल्टी थी और पिता के न होने के बाद भाइयों को पढ़ाने लिखाने की जिम्मेदारी के साथ साथ घर परिवार की दूसरी झंझट और सामाजिक कामकाज में इतनी व्यस्तता हो गई कि उनको फुर्सत ही नहीं मिली कि वो कला की शिक्षा के बारे में सोच पाएँ। वैसे औपचारिक शिक्षा की उनकी कम ही जो औपचारिक शिक्षा होती है, जैसे हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ये सब औपचारिक शिक्षा जी बहुत कम थे, जिससे दोष उन्हीं का था क्योंकि आगे पढ़ने में उनका कोई रुचि नहीं ली। बहरहाल गगनेंद्र नाथ ने देर से ही सही लेकिन तब तुलिका पकड़ी तो कला के स्वाभाविक प्रतिभा के बल पर वे कुछ भिन्न अत्यंत विलक्षण का काम कर संभव दिखाया। गगनेंद्र नाथ को अपने पिता गुणेंद्र नाथ की नाट्य कला से बहुत ही कुछ सीखने को मिला था। जैसे कि विदित है कि गुणेंद्र नाथ रंग सज्जा के प्रसिद्ध अभिकल्प डिजाइनकार थे और जो शौकिया तौर पर नाट्य मंचों के समय को रंग सज्जा का काम किया करते थे। पैसे की कमी नहीं थी उस समय, उनको शौकिया के रूप में इनके पिताजी करते थे। पिता की इन तकनीकी कुशलता को गगनेंद्र नाथ ने बचपन में देखा था और उनकी कृतियों में ही रंग योजना का आधार बनी थी। उन्हीं की कृतियों को देखकर इन्होंने कला के बारे में सीखे थे। कला के क्षेत्र में वह कब और किस प्रकार प्रेरित होकर आए, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह प्रायः निश्चित है कि रेखा चित्रों के प्रति उनका अभिरुचि और जापानी चित्रकार याकोहामा और हिंसरी का संगीत उन्हें इस क्षेत्र में लाने में सहायक रहा। उनके चित्र पहली बार सन 1908 ईस्वी में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के प्रथम प्रदर्शनी में प्रकाश में आए, जिन्हें देखकर दर्शकों ने खूब वाहवाही की थी। आगे क्या है, उन्होंने सबसे पहले स्याही से रेखांकन चित्र बनाए जिसमें व्यंग्य चित्रों की प्रधानता थी और इन रेखा चित्रों में जापानी प्रभाव की छाप स्पष्ट देखी जा सकती है। उनके इन रेखा चित्रों की विशेषताएं रेखाओं पर रंग काली स्याह या काले रंग की अति मितव्यता का इन्होंने प्रयोग किए थे
और रेखा रंग चित्र ब्रश ड्राई पॉइंटिंग के द्वारा किए गए, जिनमें ब्रश का प्रयोग रेखाओं को खींचने के लिए नहीं बल्कि छाया प्रकाश के उभारने के अंकित करने के लिए किया करते थे। उनके रेखा चित्रों में कुछ व्यक्ति चित्र भी है जिनका प्रेरणा उन्हें ज्योतिन्द्रनाथ से मिली थी, और इन व्यक्ति चित्रों में ओकाकुरा, आनंद कुमार स्वामी, अवनींद्रनाथ, ज्योतिन्द्रनाथ व रोथेनस्टीन सिल्क जैल रंग राष्ट्रीय संग्रहालय आधुनिक कला नई दिल्ली में संग्रहित हैं। आज के व्यक्ति चित्र हैं। इनके अलावा एक बृहद सोता हुआ वृद्ध, 2 पंडित उनके अन्य उल्लेखनीय चित्र है। ये सब चित्रों को याद कर लीजिएगा। उनके द्वारा जो है एक बृहद सोता हुआ वृद्ध और 2 पंडित है, उनके उल्लेखनीय चित्र का उन्होंने अच्छे से चित्रांकन किया है। चलिए आगे देखते हैं। इसके उपरांत उन्होंने अवनींद्रनाथ टैगोर की भांति पुराण और आख्यानों के रोमांटिक प्रसंगों का चित्रांकन किया, जिसमें परिलोक जैसे आवरण की सृष्टि प्रमुख विशेषता रही है। इसी तरह के उदाहरण में अर्जुन व चित्रांगदा के रोमांसपूर्ण चित्र को भी लिया जा सकता है, और इस चित्र में नायक नायिका कठिन परिश्रम के बाद परिवर्तन के ऊपर खड़े हैं और उनके पीछे अस्त होते हुए सूर्य की किरणों से लाल बादलों के हिमांचल पर्वत की पृष्ठभूमि में नायिका का सौंदर्य 1000 गुना बढ़ गया है। ये आगे देखते हैं। इन चित्रों के साथ उन्होंने दृश्य चित्रों का भी निर्माण किया, और उनके दृश्य चित्रों में पूर्ण पुष्पित गुलमोहर वृक्ष जल रंग इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज में है, और पद्मा नदी का प्रभात दृश्य कागज पर वाश टेम्परा है और राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में संग्रहित है, तथा माया कानन इत्यादि उनकी प्रमुख कृति हैं। पद्मा से तूफान कागज पर जल रंग व संग्रह राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है। पद्मा में तूफान, फेयरीलैंड, कंचनजंगा, हिमालय की परिदृश्य, पुरी का मंदिर, पद्मा नदी, नौका, एवरेस्ट की चोटी, रांची की पहाड़ियाँ में सूर्योदय और दार्जिलिंग की संध्या रात्रि और दशाश्वमेध घाट, कलकत्ता की सड़क आदि अन्य उल्लेखनीय दृश्य चित्रित किए गए हैं यहाँ पे। चलिए, ये सभी जो चित्र हैं उन्होंने 1907 ईस्वी के बाद ओरिएंटल सोसाइटी ऑफ आर्ट प्राच्य कला संघ से समृद्ध रहकर बनाए थे इन्होंने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गगनेन्द्रनाथ टैगोर ए टेम्पल क्यूबिस्ट 1925 में कागज पर वाश और टेम्परा संग्रह राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। अपने इसी प्रारंभिक दौर में उन्होंने 1912 ईस्वी में रविन्द्रनाथ के जीवन पर आधारित एक महत्वपूर्ण चित्र श्रृंखला जीवन स्मृति तैयार की, और 1913 ईस्वी में वाश तकनीक में चैतन्य श्रृंखला का निर्माण किया, जिसमें चैतन्य का जन्म से लेकर देह त्याग के 21 चित्रों का इन्होंने वर्णन किया है। इनमें से है चैतन्य ईश्वरी पुरी, चैतन्य की विदाई, महाप्रभु पूर्णचंद्रा आदि उल्लेखनीय चित्र है। यह चित्र श्रृंखला वर्तमान में रविंद्र भारती सोसाइटी कोलकाता में संग्रहित है। उनके सन 1917 ईस्वी में अन्य विषय चित्रों में इंडियन नेशनल कांग्रेस के खुले अधिवेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर भारतीय प्रार्थना का गायन, कब्र के समीप संथाल नृत्य, माँ शिशु पुरी के मछुरे आदि का उल्लेखनीय चित्र देखा जाता है। बहुत बड़े कलाकार भी थे। भारतीय कला के इतिहास में गगनेन्द्रनाथ प्रथम व्यंग्य चित्रकार कार्टूनिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, बार बार पूछा जाता है कि भारतीय चित्रकला के जो व्यंग्य चित्रकार कौन है, तो गगनेन्द्रनाथ जी हैं। वो कार्टूनिस्ट भी कहा जाता है। व्यंग्य चित्रों, कार्टून या कैरिकेचर के प्रति इन्होंने अभिरुचि की कहानी की बड़ी रोचक है। सन 1906 ईस्वी में उन्होंने एक मुकदमे के संबंध में अदालत जाना पड़ता था। वहां आते जाते उन्होंने जजों, वकीलों और अभियुक्तों को बेहद करीब से देखा था और उन्हें महसूस भी किया। तब उन्हें महसूस हुआ कि ये दिलचस्प चरित्र हैं जो कहीं दूसरी जगह नहीं मिल सकते। फिर क्या था, वे अदालत जाते और कचहरी के कोने में बैठकर इन चरित्रों के कैरिकेचर को तैयार करने में लग जाते।
इसी क्रम में आगे उन्होंने व्यंग्य चित्र कार्टून का भी विकास किया। उनके ये व्यंग्य चित्र पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होकर अत्यंत लोकप्रिय हुए और व्यंग्य चित्रों की लोकप्रियता और मांग को देखते हुए इस कैरिकेचर और कार्टून के 3 संकलन, जिसमें प्ले ऑफ अपोजिट, रियलिज्म ऑफ द एवर्सन और रिफॉर्म स्क्रीम शामिल है। और आगे क्या चीज़ है देखते हैं। लिथोग्राफी प्रेस पर छाप तैयार कर गए और स्याह सफ़ेद रेखांकन में बनाए गए व्यंग्य चित्र तत्कालीन देश के समसामयिक सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक जीवन की विरूपता पर तीव्र कटाक्ष के लिए उल्लेखनीय बन पड़े थे। इनमें करुणा मिश्रित व्यंग्य का पूर्ण चित्रण है। इस प्रकार से उनके व्यंग्य चित्र समसामयिक भारतीय चित्रकला में सर्वप्रथम प्रयास थे और 1917 ईस्वी में मॉडर्न रिव्यू में पहली बार उनके कार्टून चित्र छपे और 1917 ईस्वी में उन्होंने अद्भुत कैरिएचर्स के 2 भाग में विरूपाक्ष वज्र, प्ले ऑफ अपोजिट तथा अद्भुत लोक रिल्म ऑफ एवर्सन शीर्षक से लिथोग्राफी पर छपवाया और पंजाब के दर्दनाक जलियांवाला बाग हत्याकांड के व्यंग्य चित्र जो है कार्टून पंजाब में अमन की वापसी, पीस रिस्टोर्ड इन पंजाब तत्कालीन जनमानस पर गहरा प्रभाव छोड़ गया। इसके अलावा कानून की सख्ती तथा द स्ट्रीम व्यंग्य चित्रकारिता के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हुए। उनके व्यंग्य चित्रों की महत्ता को स्वीकार करते हुए कुछ कला समीक्षकों ने उन्हें भारत का दुमिया कहकर पुकारा है। 1921 से 1925 ईस्वी के दौरान गगनेन्द्रनाथ स्टेला क्रैमरिस के प्रभाव में आकर घनवादी शैली के चित्रों का निर्माण करने लगे और भारत के प्रथम घनवादी चित्रकार कहलाए। 1922 में स्टेला क्रैमरिस ने रूपम पत्रिका में अपने एक लेख के साथ गगनेन्द्रनाथ के कुछ चित्र प्रकाशित किए तथा सर्वप्रथम भारतीय घनवादी चित्रों की पुष्टि की और वे घनवादी कहलाने लगे। उनके द्वारा बनाए गए घनवादी क्यूबिज्म चित्रों पर परोक्ष रूप से ब्राक तथा पिकासो का प्रभाव पड़ा था। अट्टास हास्य चित्र उनके घनवादी प्रयोग का आरंभिक उदाहरण है। ये क्यूबिस्ट सिटी जो जल रंग 1922 ईस्वी में और ये टेम्पल क्यूबिसिट 1925 में कागज़ टेम्परा पर जो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है। सिटी इन लाइफ 1925 में जल रंग जो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कोलकाता में है। सिटी इन लाइट, द स्पिरिट ऑफ द डॉन, फेरी इन द मूनलाइट कागज़ पर स्याह वास संग्रह राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है। फिर असेशंस द्वारकापुरी यूनिवर्सिटी मशीन कागज़ स्याही में उनका प्रमुख घनवादी चित्र समाहित है। गगनेन्द्रनाथ ने मृत्यु, आत्मा आदि अन्य विषयों के प्रतीकात्मक चित्र भी बनाए, जैसे आत्मा का गमन और कलाकार की मृत्यु आदि। और आगे देखते हैं। गगनेन्द्रनाथ की कृतियों में तीक्ष्ण बौद्धिक प्रतिभा तथा रोमांटिक प्रवृत्ति का समन्वय है, जो रहस्यात्मक के उत्पादन के विशेष महत्व रखता है। और गगनेन्द्रनाथ का मुख्य योगदान भी चित्रों में रहस्यात्मकता का सृजन करता है, जो उनकी एक निजी विशेषता रही है और चित्रों की यह रहस्यात्मकता उनके चित्रों को अमूर्त रूप प्रदान करती है। आगे क्या चीज़ है देखिए। कह रहा है कि टैगोर परिवार के अन्य सदस्यों की भांति गगनेन्द्रनाथ भी कई कलाओं में रुचि रखते थे और वे नाटक में प्राय राजा की भूमिका अभिनीत किया करते थे। उन्होंने जोड़ासांको थिएटर की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर के आवास पर की थी और रविन्द्रनाथ टैगोर के नाटक डाकघर तथा फाल्गुनी आदि में अपने छोटे भाई अवनींद्रनाथ के साथ सक्रियता से भाग लिया। बंगाल की हस्तकलाओं को सुधारने के लिए उन्होंने 1913 ईस्वी में बंगाल होम इंडस्ट्रियल एसोसिएशन नामक संस्था खोली और वह सांस्कृतिक जागरण के प्रति कट्टरवादी नहीं थे। स्वदेशी भावना के साथ वह घनिष्ठ रूप से संबंध रहे और उन्होंने अवनींद्रनाथ के साथ मिलकर अपने घर के फर्नीचर पर साज सज्जा को भारतीय रूप दिया।
लिथोग्राफ, कैमरा व पठन पाठन आदि अन्य अभिरुचियाँ थी जिन्होंने उनकी कला के प्रभावित किया और उन्होंने बच्चों के लिए भोरबुदुर बहादुर जैसे बाल साहित्य का भी रचना की है। भोदूर बहादुर जैसे बाल साहित्य पूछ सकता है कि बाल साहित्य के चित्र बालकों के लिए जो साहित्य बनाए थे, ये भोदूर क्या है, ये भोदूर बहादुर जैसे बाल साहित्य का इन्होंने रचना किया। एकदम ध्यान दीजिएगा, इसलिए कई बार दोहराए हैं हम। आगे देखिए, गगनेंद्र नाथ टैगोर के अधिकांश चित्र एक अग्निकांड में जलकर राख हो गए थे। फिर भी बचे सर्वाधिक 40 चित्र रविंद्र भारती कोलकाता में संग्रह में हैं और राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में उनके 20 चित्र सुरक्षित हैं, जिसमें से ईसा गिरजाघर में कागज़ पर टेम्परा और सीढ़ी पर भेंट कागज़ पर जल रंग और जोड़ासांको भवन में कलाकारों की स्टूडियो कागज़ पर वाश स्याही और मंदिर द्वार कागज़ पर वाश टेम्परा, सीढ़ियों के द्वीप पर रविंद्र नाथ टैगोर कागज़ पर टेम्परा और बाल रूम डांस कागज़ पर स्याही का चित्र उन्होंने बनाए थे। और क्या चीज़ है, मानव चित्रकार कागज़ पर स्याही चित्रकार, जादूगर कागज़ पर जल रंग, प्रेमदूत कैनवास पर तैल रंग इत्यादि उन्होंने चित्रित किए थे। प्रमुख है इनका चित्र। और इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज के आधुनिक चित्रकला विधि में उन्होंने 4 चित्र परमानंद कागज़ जल रंग, पूर्ण पुष्पित गुलमोहर वृक्ष जल रंग में, पुरी का मंदिर जल रंग तथा साधु का जल रंग सुरक्षित है। सब इनके इम्पोर्टेंट लाइनें हैं। 14 फरवरी 1929 ईस्वी को पक्षपात लकवा के कारण इस महान कलाकार का निधन, पक्षाघात को हम बोलते हैं लकवा सॉरी, जो है पक्षाघात को लकवा बोलते हैं, जिसके कारण ये महान कलाकार का क्या हो गया, निधन हो गया 1929 ईस्वी में। और गगनेंद्र नाथ टैगोर के नवीन प्रयोग भारतीय चित्रकला के इतिहास में एक विशेष महत्व रखती है और उनके जो है इन्हीं प्रयोग से सर्वप्रथम भारत में आधुनिक कला की दिशा का क्या हुआ, प्रदान हुआ और इस तरह से वह आगे की तरफ बढ़े। ठीक, तो ऐसे महान कलाकारों को अगर आप पढ़ लिए होंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। और ऐसे कलाकार जो जन्मे भारत में, जो भारत के स्थान को बढ़ाएं और भारत की कला को विकास किए और अपने देश के मान सम्मान को भी उन्होंने बढ़ाया। तो ठीक है, तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलिए, ओके।